नमस्कार, आप देख रहे हैं वर्ल्ड नाउ। मैं हूं आपके साथ विवेक शांडिल्य। बात करेंगे बड़ी खबरों की, वो खबरें जिनका सीधा असर पूरी दुनिया पर होता है। हम आपको लेकर चलते हैं दुनिया के कोने कोने में और बताते हैं क्या है आपके लिए खास खबरें, क्योंकि देश की खबरों से आप रूबरू होते हैं, लेकिन दुनिया में भी बहुत तेजी से चीजें बदल रही हैं। दुनिया में कई ऐसी हलचल है जिसे आपके लिए जानना बहुत जरूरी है। तो चलिए बताते हैं वर्ल्ड नाउ में आज कौन सी खबरें हैं। वर्ल्ड नाउ में सबसे पहले बात करेंगे उस ऐलान की जिसने डोनाल्ड ट्रंप की टेंशन बढ़ा दी है। मॉस्को में एससीओ काउंसिल की मीटिंग में पुतिन ने कुछ ऐसा ऐलान कर दिया है जिससे दुनिया के ट्रेड मार्केट में बहुत बड़ी हलचल हो गई है। एससीओ देशों ने 97% ट्रेड लोकल करेंसी में करने की बात कही, यानी डॉलर का दबदबा खत्म करने की बात कही है। और यह बात डोनाल्ड ट्रंप को बिल्कुल भी ठीक नहीं लगेगी। यानी समझ लीजिए कि ब्रिक्स वर्सेस अमेरिका का मामला एक बार फिर से शुरू होने वाला है और दोनों तरफ से वार पलटवार, क्रिया प्रतिक्रिया के दौर की शुरुआत होने वाली है। दुनिया के कई देश काफी वक्त से डोनाल्ड ट्रंप की मनमानी से परेशान रहे हैं, उनके तानाशाही रवैये से परेशान रहे हैं, टेररिज्म से परेशान रहे हैं और अब दुनिया डॉलर का विकल्प ढूंढ रही है। पुतिन का यह विकल्प काम कर सकता है। आपको बताएंगे पुतिन के प्लान के बारे में, जिसमें उन्होंने डी डॉलराइजेशन का खाका खींच दिया है। कैसे एससीओ देश मिलकर डॉलर का दबदबा खत्म करेंगे, आपको बताएंगे। साथ ही बात करेंगे डॉलर के दबदबे की कि डॉलर में आखिर पूरी दुनिया में कितना व्यापार होता है, डॉलर इतना ताकतवर क्यों है, कैसे डॉलर को स्टैब्लिश किया गया। यह भी आपको बताएंगे कि रूस, चीन, भारत ने मिलकर कैसे लोकल करेंसी से व्यापार बढ़ाया और डॉलर के अलावा कौन कौन सी करेंसी है जो दुनिया में पावरफुल मानी जाती है। इसके बाद अगली खबर में बात करेंगे डोनाल्ड ट्रंप और सऊदी क्राउन प्रिंस की मुलाकात की। सऊदी क्राउन प्रिंस जो इस वक्त अमेरिका के दौरे पर हैं, यह मुलाकात करीब 7 साल बाद हो रही है। इस मीटिंग में डोनाल्ड ट्रंप और प्रिंस के बीच क्या डील हुई है, F-35 क्यों अमेरिका सऊदी को देना चाहता है। साथ ही चर्चा करेंगे उस केस की जिसमें कभी अमेरिका और सलमान प्रिंस के रिश्तों में दरार आ गई थी। आखिर क्या था वो मामला, व्हाइट हाउस में क्यों इस बात को लेकर गर्मा गर्मी हो गई। साथ ही बात करेंगे अमेरिका सऊदी के रिश्तों में उतार चढ़ाव की, कैसे ये दो देश एक दूसरे के ट्रेड पार्टनर हैं। फिर बात करेंगे जापान के बारे में, जहां भयंकर ज्वालामुखी धमाका हुआ है। काफी खौफनाक तस्वीर सामने आई है। आखिर ये धमाका कितना जबरदस्त था और जिस ज्वालामुखी में यह धमाका हुआ उसे खतरनाक क्यों कहा जाता है। इसके साथ ही बात करेंगे जापान में सबसे ज्यादा ज्वालामुखी विस्फोट क्यों होते हैं, रिंग ऑफ फायर क्या है और इसमें कौन कौन से देश आते हैं। और आखिर में बात करेंगे उस तकनीक की जिसने कुदरत को चुनौती दे दी है, वो साइंस, वो विज्ञान जो ऊपर वाले को चैलेंज कर रहा है। इजराइल में साइंस को चुनौती देने वाला एक कौन सा मामला सामने आया है, बताएंगे आपको डिटेल से। तो चलिए शुरुआत करते हैं और देखते हैं वर्ल्ड नाउ में ये तमाम बड़ी खबरें विस्तार से। तो वर्ल्ड नाउ में सबसे पहले बात टैरिफ के तोड़ की, डी डॉलराइजेशन की। डोनाल्ड ट्रंप ने दुनिया के अलग अलग देशों पर मनमाना टैरिफ इंपोज किया। रूस पर कई सैंक्शंस लगाए, रूस के साथ व्यापार करने वाले देशों पर भी ज्यादा टैरिफ लगाया गया। और अभी भी डोनाल्ड ट्रंप का मन नहीं भरा है, वो रूस के साथ व्यापार करने वाले देशों को धमका रहे हैं और 500% टैरिफ और कड़े सैंक्शंस की बात कर रहे हैं। लेकिन रूसी राष्ट्रपति पुतिन ने ट्रंप के इस टैरिफ प्लान की हवा निकालने का मन बना लिया है। रूस अपने सहयोगियों के साथ ट्रंप को जवाब देने की प्लानिंग कर रहा है और इसमें काफी हद तक कामयाबी भी हासिल हो रही है। जिस डॉलर के दम पर ट्रंप दुनिया पर हुक्म चलाना चाहते हैं, हुक्म चलाते हैं, रूस उसी डॉलर के दबदबे को काउंटर करने में लगा हुआ है। मॉस्को से पुतिन ने एक ऐसा बयान दिया है जिसकी चर्चा पूरी दुनिया में हो रही है और जिसने ग्लोबल इकोनॉमी में काफी हलचल मचा दी है। दरअसल रूस की राजधानी मॉस्को में शंघाई सहयोग संगठन एससीओ के डेलीगेट्स की मीटिंग हुई। इस मीटिंग में की जो मेजबानी है वो पुतिन ने की। तस्वीर आपको दिखा रहे हैं, ये जो मीटिंग हुई है एससीओ की मीटिंग है और इसकी मेजबानी पुतिन करते नजर आए। पुतिन यहां ये कह रहे हैं कि हमें इंटरनेशनल ट्रेड के लिए किसी करेंसी पर डिपेंड होने की जरूरत नहीं है, खासकर डॉलर पर डिपेंड होने की जरूरत नहीं है। आप यहां पर एस जयशंकर को भी देख सकते हैं, भारतीय विदेश मंत्री एस जयशंकर यहां पर पुतिन से मुलाकात करते हैं। पुतिन जैसे ही आए, उन्होंने सबसे पहले पूरे राउंड टेबल पर घूमते हुए सबसे मुलाकात की। जरा फुल स्क्रीन तस्वीर आपको दिखाते हैं, देखिए एससीओ की मीटिंग की तस्वीर। इस तस्वीर ने अमेरिका के राष्ट्रपति की नींद उड़ा दी है।
इस बैठक में भारत, ईरान, बेलारूस, कजाकिस्तान, किर्गिस्तान, ताजिकिस्तान और पाकिस्तान के प्रतिनिधि मंडल के सदस्य शामिल रहे। एससीओ के डेलीगेट्स की मीटिंग में पुतिन ने कहा कि रूस और एससीओ के बीच 97% ट्रेड अब डॉलर में नहीं बल्कि अपनी अपनी करेंसी यानी लोकल करेंसी में हो रहा है। रूस अब डॉलर या यूरो की जगह रूबल, रुपया, युआन जैसी करेंसी में भुगतान कर रहा है। इसका मतलब यह है कि डॉलर की पकड़ कम हो रही है। पुतिन डॉलर पर हमला कर रहे हैं। भारत, चीन समेत कई देश इससे जबरदस्त फायदा उठा सकते हैं। इंडिया के लिए भी एक बहुत बड़ी अपॉर्चुनिटी है रुपया को स्टैब्लिश करने की, ताकतवर बनाने की। यह एक तरह से दुनिया के देशों को ऑफर भी है कि आपको अमेरिका से डरने की कोई जरूरत नहीं है, किसी तरह के प्रेशर में आने की कोई आवश्यकता नहीं। पश्चिमी देशों की पाबंदियों, बैंकिंग चैनलों की रोक और डॉलर ट्रांजैक्शन के बैन ने रूस को मजबूर किया कि वो व्यापार के लिए नया रास्ता ढूंढे। यही वजह है कि रूस अब अपने पार्टनर देशों के साथ रूबल, रुपया, युआन जैसी करेंसी में सौदे कर रहा है। लेकिन सबसे बड़ा सवाल यह है कि क्या यह डॉलर के खिलाफ आर्थिक जंग की शुरुआत है, डी डॉलराइजेशन की शुरुआत है। पुतिन ने एससीओ डेलीगेशन को संबोधित करते हुए कहा कि एससीओ देशों के बीच व्यापार और आर्थिक सहयोग बढ़ता जा रहा है। इसके अलावा रूस और कुछ बड़े इंफ्रास्ट्रक्चर प्रोजेक्ट्स पर भी काम चल रहा है। पुतिन ने इस मीटिंग में क्या कुछ कहा है, जरा इसे समझने की कोशिश करते हैं। रूस और एससीओ देशों के बीच आर्थिक सहयोग उनकी करेंसी में लगातार बढ़ रहा है। इसके लिए डॉलर की आवश्यकता नहीं रह गई है। रूस और एससीओ देशों के बीच व्यापार का आंकड़ा 409 अरब डॉलर पर पहुंच गया है। 97% व्यापार लोकल करेंसी में हुआ है, यानी डॉलर और यूरो जैसी विदेशी मुद्राओं पर निर्भरता नहीं रही है। एससीओ के अंदर एक डेवलपमेंट बैंक बनाया गया है जिसकी क्रेडिट रेटिंग को मान्यता मिल गई है। इस बैंक के जरिए आर्थिक कामकाज आसान हो जाएगा और एससीओ अपनी करेंसी में व्यापार करेगा, डॉलर में नहीं करेगा। रूस पूरी कोशिश कर रहा है कि दुनिया के ऊर्जा बाजार स्थिर रहें, तेल, गैस, बिजली की आपूर्ति सही ढंग से होती रहे। रूस एससीओ देशों के साथ ऊर्जा क्षेत्र में सहयोग को और बढ़ाना चाहता है और कुछ बाहरी ताकतें इसे रोकने की कोशिश क्यों ना करें। एससीओ देशों के बीच ट्रांसपोर्ट कॉरिडोर को और बेहतर बनाना जरूरी है ताकि व्यापार और आर्थिक गतिविधियां तेजी से बढ़ सके। यानी रूस और साउथ, ग्लोबल साउथ अब वेस्ट पर डिपेंड नहीं रहना चाहता है। एससीओ सदस्य देश वैश्विक स्तर पर अपनी भूमिका को बढ़ा रहे हैं। एससीओ अब सिर्फ एक व्यापारिक संगठन नहीं बल्कि राजनीतिक और आर्थिक ताकत भी बन चुका है। पुतिन के इस ऐलान से नेटो को चिंता हो सकती है, अमेरिका की टेंशन बढ़ सकती है, या यूं कहें कि बढ़ गई होगी, क्योंकि रूस और चीन और भारत ये बड़े आर्थिक ताकत बन चुके हैं। अगर एससीओ के साथ रूस का व्यापार बढ़ता है तो ये रूस को पश्चिमी देशों पर निर्भरता कम करने में मदद कर सकता है। पुतिन ने कहा है कि भविष्य में एससीओ देशों की आर्थिक ताकत बहुत बड़ी होगी। उनकी भविष्यवाणी है कि इनका वैश्विक जीडीपी में हिस्सा 35% तक पहुंच सकता है। अमेरिका और यूरोप ने रूस पर पाबंदियां लगाई हैं, चाइना पे, इंडिया पे, रशिया पे जबरदस्त टैरिफ लगाए हैं, डॉलर ट्रांजैक्शन पर रोक लगाई है। रूस ने इसका जवाब दिया है। चीन और भारत को लेकर उन्होंने कह डाला, डॉलर छोड़ो, अपनी मुद्रा अपनाओ। नतीजा सबके सामने है। पूरी दुनिया में यह ट्रेंड तेजी से बढ़ रहा है। ब्रिक्स देश डॉलर से हट रहे हैं, अपनी करेंसी पर काम कर रहे हैं और एससीओ में अब 90% ट्रेड लोकल करेंसी में हो रहा है। सऊदी अरब भी अब तेल बेचने में डॉलर पर 100% डिपेंडेंट नहीं है। इसका मतलब यह है डॉलर की मोनोपोली टूट रही है। पुतिन ने यह भी बताया कि एससीओ अब अपने पेमेंट सिस्टम और डिपॉजिटरी नेटवर्क को मजबूत करने पर काम कर रहा है। यानी विजन और लक्ष्य बिल्कुल क्लियर है। हर हाल में डॉलर के इस आतंक से छुट्टी, मुक्ति चाहिए दुनिया को। अपना लेन देन का सिस्टम हो। भविष्य में यह स्विफ्ट की तरह एक नया इंटरनेशनल पेमेंट नेटवर्क भी बन सकता है। पुतिन ने एससीओ सदस्यों को बता दिया कि अपने लोकल करेंसी में व्यापार करके ट्रंप के मनमाने टैरिफ का जवाब दिया जा सकता है। वैसे तो डॉलर ने हमेशा से दुनिया पर राज किया, लेकिन ट्रंप की मनमानी नीतियों और बाकी देशों को रणनीतिक प्रभाव से अब इसका इंपैक्ट कम होने लग गया है। अगर एससीओ सदस्यों ने इस दिशा में और मजबूती से कदम बढ़ाया तो यह डॉलर के लिए अच्छी बात नहीं होगी। ये डॉलर के लिए एक बड़ा खतरा है। डॉलर का दबदबा कैसे कम हो रहा है, आइए इस पर नजर डालते हैं और देखते हैं कि कैसे डिपेंडेंसी जो है वो गिरी है। विदेशी मुद्रा भंडार में डॉलर की मौजूदगी देखते हैं।
साल 1991 71% और साल 2025 57% पर यह आ गया है, यानी कि एक बड़ी गिरावट, लगभग 14% की गिरावट। कई देश डॉलर पर निर्भरता कम कर रहे हैं। पिछले कुछ सालों में भारत ने भी रूस के साथ रूबल में व्यापार किया। चीन के साथ भी कई देशों ने युआन में व्यापार किया, जिसके चलते तीनों देशों की डॉलर पर निर्भरता कम हुई और पुतिन ने एससीओ देशों को यह व्यापार बढ़ाने की नसीहत दी है। हालांकि एससीओ समिट जो सितंबर में चीन के तियानजिन में हुई थी, उसमें भी डॉलर पर निर्भरता कम करने को लेकर चर्चा हुई थी। पुतिन ने उस वक्त भी इस बात पर जोर दिया था और उस वक्त जो तीन महाशक्तियों की एक साथ तस्वीर आई थी, उसने डोनाल्ड ट्रंप को बहुत अंदर से विचलित कर दिया था, परेशान कर दिया था। डोनाल्ड ट्रंप और अमेरिका अंदर से बौखला गया था। एससीओ देश अगर लोकल करेंसी में व्यापार करते रहे तो अमेरिका का डॉलर कमजोर होता चला जाएगा, क्योंकि एससीओ देश मिलकर दुनिया की एक बहुत स्ट्रांग इकोनॉमी बनाते हैं। कैसे, यह समझते हैं। अगर एससीओ देश लोकल करेंसी में व्यापार करेंगे तो इसका इंपैक्ट क्या होगा, यह देखिए। एससीओ ग्लोबल ऑर्डर बदल सकता है। एससीओ का गठन 2001 में हुआ था। इस संगठन में कुल 10 देश हैं। एससीओ देशों में दुनिया की 43% आबादी है। दुनिया की जीडीपी में हिस्सेदारी लगभग 23% है। लोकल करेंसी में व्यापार करने से डॉलर पर डिपेंडेंसी कम होगी। डॉलर की कीमत में उतार चढ़ाव का असर कम होगा, जिससे व्यापार स्थिर रहेगा। विदेशी मुद्रा एक्सचेंज जो खर्च है वो घट जाएगा। करेंसी एक्सचेंज की फीस और समय की भी बचत होगी, जिससे व्यापार तेजी से होगा। लोकल करेंसी में व्यापार से स्थानीय आर्थिक विकास को बढ़ावा मिलेगा। अलग अलग देशों की अलग अलग करेंसी मजबूत होगी, जिससे आर्थिक स्थिरता आएगी। डॉलर के मुकाबले करेंसी की कीमतें बदलने का जोखिम कम होगा। इससे व्यापारिक लेन देन में अनिश्चितता कम हो जाएगी। यह फैसला सिर्फ ट्रेड नहीं, जियो पॉलिटिकल ऑर्डर को बदलने का एक बहुत बड़ा मैसेज है। अगर दुनिया डॉलर से हटने लगी तो अमेरिका की इकोनॉमी पावर धीरे धीरे कमजोर होने लगेगी। डॉलर रिजर्व की जरूरत भी कम पड़ेगी। अमेरिका की सैंक्शन पॉलिसी बेअसर हो जाएगी। यानी जो देश अमेरिका से डरते थे अब स्वतंत्र रूप से ट्रेड कर पाएंगे। हालांकि दुनिया के देश सिर्फ डॉलर पर भरोसा रखते थे। बात करें दुनिया में डॉलर की तो आज भी आपको बताते हैं कि दुनिया में डॉलर का दबदबा, हिस्सा आखिर कितना है, डॉलर कितना स्ट्रांग है और डॉलर में कितना व्यापार होता है। आइए देखते हैं। दुनिया का 54% व्यापार अभी भी डॉलर में होता है। विदेशी मुद्रा लेन देन में डॉलर की हिस्सेदारी आज भी 88% है। वैश्विक विदेशी मुद्रा भंडार में डॉलर का हिस्सा आज भी 58% है। एशिया में व्यापार के लिए 74% डॉलर करेंसी का इस्तेमाल होता है। दुनिया के बाकी हिस्सों में 79% करेंसी में डॉलर का ही इस्तेमाल होता है। डॉलर में व्यापार सबसे ज्यादा है, जिसे काउंटर करने की कोशिश हो रही है, क्योंकि जब तक डॉलर को नहीं तोड़ेंगे तब तक अमेरिका को तोड़ पाना बहुत मुश्किल है। अमेरिका को रोक पाना, उसको जवाब दे पाना बहुत मुश्किल है। दुनिया के देश डॉलर के अलावा भी दूसरी करेंसी का इस्तेमाल करते हैं ट्रेड के लिए। कौन कौन सी करेंसी का, आइए देखते हैं। यूरो का इस्तेमाल होता है, दुनिया की दूसरी सबसे बड़ी रिजर्व करेंसी है। यूरोपीय यूनियन के 19 देशों की करेंसी है। यूरो में व्यापार करने वाले देशों की संख्या भी हाल फिलहाल में बढ़ी है, खासकर यूरोप के बाहर। जापानी येन तीसरे नंबर पर आता है। सबसे ज्यादा जापानी येन इस्तेमाल होने वाले नंबर्स में तीसरे नंबर पर है। एशिया की प्रमुख अंतर्राष्ट्रीय मुद्रा है। पूर्वी एशिया के देशों के बीच व्यापार में इसे इस्तेमाल किया जाता है। फिर बारी आती है ब्रिटिश पाउंड की। दुनिया की पुरानी और स्थिर मुद्रा है। लंदन का एक बड़ा वित्तीय केंद्र है। लंदन के कारण इसका व्यापार में महत्वपूर्ण स्थान है। यूरोप और कई पूर्व कॉलोनियल देश व्यापार में इसका इस्तेमाल करते हैं। फिर बारी आती है स्विस फ्रैंक की। स्विस फ्रैंक को भी एक सुरक्षित मुद्रा माना जाता है। मांग वैश्विक है, लेकिन अनिश्चितता जब होती है तो ये और स्पाइक ले लेता है, इसकी मांग बढ़ जाती है। फिर बारी आती है युआन की। चीन की करेंसी का भी इस्तेमाल बढ़ रहा है। चीन की आर्थिक ताकत से अंतर्राष्ट्रीय व्यापार में इसका उपयोग बढ़ा है। कई देशों के साथ चीन ने जो द्विपक्षीय समझौते किए हैं वो इस बात को लेकर किए हैं कि वो अपनी ही करेंसी में व्यापार करेगा, वहां डॉलर का इस्तेमाल नहीं होगा। अंतर्राष्ट्रीय व्यापार के लिए सबसे महत्वपूर्ण अमेरिकी डॉलर ही है। इसके बाद यूरो है, जापानी येन है, ब्रिटिश पाउंड है,
स्विस फ्रैंक है और चीनी युआन है, लेकिन यहां रुपया नहीं है। इसलिए भारत के लिए एक बहुत महत्वपूर्ण मौका है, एक इंपॉर्टेंट फैक्टर है कि हम अपनी करेंसी को भी इस दौर में मजबूत कर सकते हैं और अमेरिका की डॉलर मोनोपोली को चुनौती दे सकते हैं। हर मुद्रा का महत्व उस देश की आर्थिक ताकत, स्थिरता और वैश्विक स्वीकार्यता पर निर्भर है। आज भारत 4th लार्जेस्ट इकोनॉमी है, लेकिन करेंसी के मामले में हम चौथे पायदान पर नहीं है। आईएमएफ ने 2016 में एसडीआर स्पेशल ड्रॉइंग राइट्स में युआन को शामिल किया। यह एक बड़ा कदम था जिससे युआन को अंतर्राष्ट्रीय मान्यता मिली। एसडीआर में अब 5 करेंसी हैं: डॉलर, यूरो, युआन, पाउंड और येन। चीन ने रूस, पाकिस्तान, ईरान, कजाकिस्तान और कई एससीओ देशों के साथ युआन में व्यापार समझौते किए हैं। चीन ने अपनी बेल्ट रोड इनिशिएटिव बीआरआई के तहत भी युआन में ही व्यापार बढ़ाया। कई देशों में युआन स्वैप लाइन खोलकर व्यापार को बढ़ावा दिया गया। रूस ने पश्चिमी आर्थिक प्रतिबंधों के बाद रूबल में व्यापार बढ़ाने पर जोर दिया। एससीओ देशों के साथ भी रूबल में लेन देन बढ़ रहा है। रिपोर्ट के मुताबिक रूस में इंपोर्ट यानी आयात का 53.5% भुगतान अब रूबल में हो रहा है। रूबल का एक्सपोर्ट पेमेंट में 52.3% का हिस्सा रहा है। भारत में भी डॉलर का उपयोग 70% से घटकर लगभग 55% हो गया है। रूस भारत पिछले कुछ वक्त से रूबल में व्यापार कर रहे हैं, तो वहीं चीन और भारत कई चीजों में रुपए और युआन का इस्तेमाल कर रहे हैं। एससीओ के 3 बड़े देश भारत, चीन, रूस अगर एक साथ आए तो यह आर्थिक तौर पर महाशक्ति हैं और टैरिफ के नुकसान को भी कम कर सकते हैं। आरआईसी यानी कि रूस, इंडिया, चीन अगर ये दोबारा एक्टिव होता है तो डॉलर को हराया जा सकता है। यह आइडिया रूस के पूर्व प्रधानमंत्री येवगेनी प्रिमाकोव ने दिया था। इनका मकसद था अमेरिका के डॉलर के वर्चस्व के सामने एशिया की ताकतों को एक मंच पर लाना। पहली बार 2002 में 3 देशों के विदेश मंत्रियों की बैठक हुई। इसके बाद 2002 से 2020 तक 20 से ज्यादा मंत्री स्तरीय बैठकें हो चुकी हैं। हालांकि 2020 में भारत चीन सीमा पर गलवान घाटी संघर्ष के बाद यह मंच लगभग डाइल्यूट होने की कगार पर था, लेकिन इसे दोबारा एक्टिव करना पड़ा, खास करके तब जब डोनाल्ड ट्रंप वापस आए अमेरिका में और उन्होंने टैरिफ को लेकर मनमानी हरकतें शुरू की। अगर आरआईसी यानी कि रूस, इंडिया और चाइना अपने बीच व्यापार और लोकल करेंसी में सहयोग बढ़ाते हैं तो इसका इंपैक्ट आंकड़ों में क्या होगा, इसे देखना जरूरी है। आरआईसी के दम पर क्या हारेगा डॉलर? फायदा किसको होगा? चलिए जानने की कोशिश करते हैं और देखते हैं आरआईसी का दबदबा कितना है, दमखम कितना है। रूस ने अगर तेल गैस चीन भारत को देता रहा तो रूस को $300 बिलियन की आय होती रहेगी। प्रतिबंधों के बाद भी रूस को बड़े ग्राहक मिलते रहेंगे। एशिया में रूस की राजनीति और आर्थिक पकड़ मजबूत है। चीन के पास ऊर्जा संसाधन नहीं है, लेकिन रूस से सस्ते तेल लेकर उसकी ऊर्जा जरूरतें पूरी हो रही हैं। भारत से सस्ते दामों पर धातु खनिज खरीद सकता है, वहीं भारत को रूस से सस्ता तेल और हथियार उसकी करेंसी में मिलते रहेंगे। चीन का बड़ा बाजार और रूस का कच्चे माल अर्थव्यवस्था के लिए, भारतीय इकोनॉमी के लिए बहुत जरूरी है। भारत रूस से बड़ी मात्रा में क्रूड ऑयल, डिफेंस इक्विपमेंट, फर्टिलाइजर ये चीजें खरीदता है। चीन रूस का सबसे बड़ा ट्रेड पार्टनर है। वो गैस लेता है, ऑयल लेता है, मिनरल्स लेता है, टेक्नोलॉजी एक्सचेंज में सब कुछ रूस से लेता है। अगर ट्रेड डॉलर में ना होकर रुपए में, युआन में और रूबल में ही हो तो 3 बड़े फायदे हो सकते हैं। सबसे बड़ा फायदा तो यह है कि हमें डॉलर पर डिपेंड नहीं रहना पड़ेगा, हमें डॉलर चाहिए ही नहीं होगा। फिर ट्रांजैक्शन भी सस्ता हो जाएगा और पेमेंट मोड फास्ट होगा। अमेरिका जैसे दूसरे देशों के दबाव से आजादी मिलेगी और अमेरिका जैसे देशों पर निर्भरता कम हो जाएगी। और सबसे बड़ी बात, भारत को अब हमेशा डॉलर का इंतजार नहीं करना पड़ेगा। अगर हम तीनों देशों के बीच ऑयल ट्रेड की बात करें तो अक्टूबर में चीन और भारत ने कितना तेल खरीदा ये भी देखिए। सेंटर फॉर रिसर्च ऑन एनर्जी एंड क्लीन एयर यानी कि CREA की ने अपनी एक रिपोर्ट दी है। उसके मुताबिक चीन ने 32.82 हजार करोड़ रुपए का तेल खरीदा। भारत ने 22.17 हजार करोड़ रुपए का तेल खरीदा। रूस से भारत का फॉसिल फ्यूल आयात
27.49 हजार करोड़ पर पहुंच गया। चीन का कुल आंकड़ा करीब 51.44 हजार करोड़ पर पहुंच गया। चीन रूसी कोयले का भी सबसे बड़ा खरीदार बना। चीन ने $760 मिलियन का कोयला खरीदा। भारत ने $351 मिलियन का रूसी कोयला खरीदा। $222 मिलियन मूल्य के ऑयल प्रोडक्ट भी भारत ने इंपोर्ट किए। रूस चीन के बीच 70% से ज्यादा व्यापार युआन और रूबल में होने लगा है। युआन का उपयोग हर साल बढ़ाया है चीन ने और अपनी करेंसी को भी मजबूत किया है, खासकर ऊर्जा व्यापार में। यह खबर सिर्फ अमेरिका के लिए बुरी जरूर है, लेकिन भारत जैसे डेवलपिंग इकोनॉमी के लिए बहुत अच्छी है, गुड न्यूज है, अच्छी खबर है। हालांकि अमेरिकी डॉलर के वैश्विक करेंसी बनने की कहानी भी बेहद दिलचस्प है। यह कहानी शुरू होती है 1944 के ब्रेटन वुड्स समझौते से। सेकेंड वर्ल्ड वॉर शुरू होने के बाद अमेरिका के न्यू हैम्पशायर शहर के ब्रेटन वुड्स शहर में 44 देशों के प्रतिनिधि इकट्ठा हुए। इस दौरान अमेरिका ने सभी देशों को भरोसा दिलाया कि अगर वो सोने की बजाय डॉलर में व्यापार करें। अमेरिका ने इसके लिए कानून पास किया, जिसके तहत अगर कोई व्यक्ति डॉलर लेकर बैंक में जाएगा तो उसे डॉलर के बदले सोना दिया जाएगा। इसलिए यहीं से डॉलर की बादशाहत की कहानी शुरू हो जाती है। उसके बाद क्या हुआ, उसका इंपैक्ट क्या हुआ, यह देखिए। यह हुआ इंपैक्ट कि ज्यादातर देश जो वो डॉलर में व्यापार करने लगे। शुरुआत 1944 में, सेकेंड वर्ल्ड वॉर के बाद भी। उस समय अमेरिका की करेंसी स्थिर थे। कई देशों ने यूएस डॉलर में व्यापार करने का फैसला लिया। जरूरत पर अमेरिका डॉलर्स के बदले गोल्ड रिजर्व सोना मुहैया कराएगा जब भी किसी भी देश को चाहिए होगा। दरअसल सोने में व्यापार करना एक बड़ी चुनौती थी। हर जगह से दूसरी जगह सोना ले जाना भी रिस्की था। व्यापारियों को अमेरिका का यह सुझाव बेहतर लगा। ज्यादातर देशों ने अमेरिकी बैंकों में सोना जमा किया। डॉलर से व्यापार इसके बाद होने लगा। उन्हें पूरा भरोसा था कि वो जब चाहें अमेरिकी बैंक को डॉलर देकर अपना गोल्ड वापस ले सकते हैं। इसी कड़ी में बड़े पैमाने पर अन्य देशों ने भी डॉलर का इस्तेमाल शुरू कर दिया। हालांकि 1971 में अमेरिका ने डॉलर के बदले सोना देने का कानून रद्द कर दिया। इसके बाद अमेरिका में फ्लोटिंग एक्सचेंज रेट शुरू हुई, जिसका असर आज भी देखा जा सकता है। हर दिन डॉलर की कीमत बदलती है, जिसकी तुलना बाकी देशों की करेंसी से की जाती है। अगर डॉलर कमजोर होता है और युआन या यूरो जैसी करेंसी मजबूत होती है तो दुनिया की आर्थिक तस्वीर बदल सकती है। भारत जैसे विकासशील देशों के लिए भी इसमें मौके हो सकते हैं और ये एक बहुत बड़ी अपॉर्चुनिटी है। खासकर मैं अपने देश के हिसाब से बात करूं, हिंदुस्तान के लिहाज से बात करूं, दिस इज द बिगेस्ट अपॉर्चुनिटी फॉर अस आज की तारीख में। मुझे लगता है कि अगर एससीओ में विदेश मंत्री डॉक्टर एस जयशंकर हैं तो जरूर इस मुद्दे पर बातचीत हो रही होगी। और भारत ने भी पूरी दुनिया में अपने पेमेंट सिस्टम यूपीआई को पहुंचाने का सिलसिला शुरू कर दिया है। दुनिया के कई देशों में इस वक्त यूपीआई पेमेंट का इस्तेमाल हो रहा है, जो भारत ने तैयार किया है। यानी डॉलर की मोनोपोली बहुत दिन चलने वाली नहीं है। चलिए आगे बढ़ते हैं, बात करते हैं एक और खबर की। सऊदी अरब के क्राउन प्रिंस मोहम्मद बिन सलमान यानी MBS इन दिनों अमेरिका के दौरे पर हैं। वॉशिंगटन पोस्ट के पत्रकार जमाल खशोगी की 2018 में हत्या के बाद ये उनका पहला अमेरिकी दौरा है। अमेरिका पहुंचते ही राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने क्राउन प्रिंस मोहम्मद बिन सलमान का गर्मजोशी के साथ स्वागत किया। तस्वीरें आपको दिखाते हैं। ये देखिए फुल स्क्रीन तस्वीर जरा, किस तरह से क्राउन प्रिंस सलमान बिन मोहम्मद का स्वागत किया गया। तस्वीर आपको दिखाते हैं। डोनाल्ड ट्रंप कई मिनटों तक इंतजार करते रहे और उसके बाद की ये तस्वीर देखिए, जब दोनों ने फोटो ऑप के लिए एक साथ एक जगह पर खड़े होकर तस्वीर खिंचवाई। बड़ी गर्मजोशी के साथ ओवल ऑफिस में स्वागत किया गया। ओवल ऑफिस में दोनों नेताओं की मुलाकात के दौरान कैमरों के सामने कई मुद्दों पर चर्चा हुई, लेकिन सबसे बड़ा सवाल था पत्रकार जमाल खशोगी की हत्या का। अब इस दौरे के बारे में बताएं, लेकिन ओवल ऑफिस के अंदर थोड़ी हलचल हो गई, थोड़ी गर्मा गर्मी हो गई।
डोनाल्ड ट्रंप जो है थोड़े से नाराज और उखड़े हुए नजर आए। हुआ क्या था, ओवल ऑफिस में पत्रकारों से बातचीत के दौरान जमाल खशोगी की मौत का प्रश्न पूछ लिया गया। जैसे ही एक रिपोर्टर ने खशोगी की मौत का जिक्र किया, माहौल अचानक बदल गया। जवाब देने के बजाय बीच में डोनाल्ड ट्रंप आ गए। ट्रंप ने न सिर्फ सवाल टाल दिया बल्कि पत्रकार को भी हिदायत दे डाली कि वो मेहमान को शर्मिंदा ना करें। उन्होंने एमबीएस की वॉशिंगटन यात्रा को हाई प्रोफाइल बताते हुए कहा कि ऐसे सवाल समारोह के दौरान नहीं पूछे जाने चाहिए। और जब रिपोर्टर ने अपना परिचय दिया कि वो एबीसी न्यूज से हैं, तो डोनाल्ड ट्रंप भड़क गए। उन्होंने कहा कि यू आर फेक न्यूज। क्राउन प्रिंस को उस बारे में कुछ नहीं पता था। ट्रंप के इस बयान ने एक बार फिर से उस बहस को हवा दे दी है कि आखिर अमेरिका और सऊदी अरब के रिश्तों में मानवाधिकार मुद्दों को कितनी गंभीरता से लिया जाता है। ट्रंप के इस बयान ने एक बार फिर अमेरिकी प्रशासन की सऊदी के साथ पक्की दोस्ती को दिखा दिया। साथ ही खशोगी मामले पर उठ रहे अंतर्राष्ट्रीय सवालों को फिर से गर्म कर दिया। वैसे इस दौरे की बात की जाए तो यह विजिट कई राजनीतिक और रणनीतिक सवालों को जन्म दे रही है। करीब 7 साल बाद सऊदी क्राउन प्रिंस मोहम्मद बिन सलमान अमेरिकी जमीन पर हैं। F-35 फाइटर जेट का सौदा करने पहुंचे हैं। यह दौरा ऐसे समय में हो रहा है जब मिडिल ईस्ट में तनाव काफी ज्यादा है। अमेरिका सऊदी रिश्ते नए मोड़ पर दिख रहे हैं। अब ये जमाल खशोगी वाला मामला क्या है वो भी आपको बताएंगे। 2018 में वॉशिंगटन पोस्ट के पत्रकार जमाल खशोगी की हत्या के बाद मोहम्मद बिन सलमान और अमेरिका के संबंध ठंडे पड़ गए थे। अमेरिकी इंटेलिजेंस ने इस हत्या की जिम्मेदारी सीधे तौर पर मोहम्मद बिन सलमान से जोड़ती रिपोर्ट जारी कर दी थी। अमेरिका के राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप का ताजा बयान एक बार फिर 2021 के अमेरिकी खुफिया आकलन यानी कि इंटेल असेसमेंट के विपरीत खड़ा नजर आया। ये वही मामला है जो 2018 में इस्तांबुल स्थित सऊदी वाणिज्य दूतावास में पत्रकार जमाल खशोगी की हत्या से जुड़ा हुआ है। जमाल खशोगी कौन थे, ये मैटर क्या है, ये देखते हैं। जमाल खशोगी का जन्म 1958 में मदीना में सऊदी अरब में हुआ। प्रसिद्ध पत्रकार, लेखक और अंतर्राष्ट्रीय कॉलमिस्ट। पारिवारिक पृष्ठभूमि, खशोगी परिवार सऊदी शाही परिवार के बेहद करीब था। उनके दादा शाह अब्दुल अजीज सऊदी संस्थापक के निजी डॉक्टर थे। अल मदीना अखबार से इन्होंने अपनी पत्रकारिता की शुरुआत की। सऊदी के सबसे पुराने और प्रभावशाली समाचार पत्रों में से एक है। जल्द ही अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर मुखर, बेबाक और पत्रकार के तौर पर उनकी पहचान बन गई। सऊदी शाही परिवार और क्राउन प्रिंस मोहम्मद बिन सलमान की नीतियों पर खुलकर राय रखते थे। मानवाधिकार, राजनीतिक दमन और सुधारों पर लगातार आलोचना करते थे। आतंकवाद पर रिपोर्टिंग भी काफी की उन्होंने। ओसामा बिन लादेन के दौर और हमलों के बारे में लिखा। लादेन और अल कायदा नेटवर्क पर कई बार इंटरव्यू और रिपोर्टिंग भी की। अल वतन अखबार के एडिटर बने। सऊदी अरब के अमेरिका में राजदूत, प्रिंस तुर्की अल फैसल के सलाहकार और प्रवक्ता बने। अक्टूबर 2018 इस्तांबुल का सऊदी दूतावास, अंदर क्या हुआ दुनिया आज तक नहीं भूल पाई। सऊदी पत्रकार जमाल खशोगी उस दूतावास में दाखिल हुए लेकिन कभी वापस नहीं लौटे। कुछ ही घंटों में उनके गायब होने की खबर ने पूरी दुनिया को हिला दिया। इस हत्या पर बाइडेन प्रशासन ने वो रिपोर्ट जारी किया था जिसे ट्रंप शासन में दबा कर रखा गया था। 59 साल के सऊदी पत्रकार खशोगी की हत्या 2 अक्टूबर 2018 को तुर्की के इस्तांबुल में सऊदी वाणिज्य दूतावास में कर दी गई थी। वो वहां अपने कुछ निजी दस्तावेज लेने गए थे ताकि तुर्की की अपनी मंगेतर हदीजे जेंगिंग से शादी कर सके, लेकिन उसके बाद उनका कोई पता नहीं चल पाया। बताया जाता है कि शुरुआती संघर्ष के बाद खशोगी को भारी मात्रा में ड्रग्स दिया गया था, जिससे खशोगी की मौत हो गई। बाद में उनके शरीर को टुकड़े टुकड़े कर किसी स्थानीय एजेंट को दे दिया गया। हालांकि खशोगी का शव भी आज तक नहीं मिल पाया। जमाल खशोगी सिर्फ पत्रकार नहीं थे, वो सऊदी सत्ता प्रतिष्ठान के एक आलोचक थे, वॉशिंगटन पोस्ट के लिए लिखते थे। उनकी हत्या ने पूरी दुनिया में भूचाल खड़ा कर दिया। आज व्हाइट हाउस में सऊदी के प्रिंस और राष्ट्रपति की बैठक के बाद दोनों ने बहु अरब डॉलर पर समझौते किए, लेकिन इस दरमियान भी खशोगी का मामला उठा जिससे डोनाल्ड ट्रंप काफी भड़क गए थे, क्योंकि उन्होंने पहले रिजीम में खशोगी के मर्डर वाली रिपोर्ट दबाई थी जिसे बाइडेन प्रशासन ने पब्लिक कर दी थी। चलिए बात करते हैं अब सऊदी की और अमेरिका की डील की और इस दौरे की। कह रहे हैं कि अरबों डॉलर की डील हुई है इस दौरे के दरमियान, जिनमें डिफेंस से लेकर नागरिक परमाणु सहयोग और अरब निवेश का बड़ा पैकेज शामिल है। दोनों देशों के बीच क्या क्या समझौते हुए हैं ये
नजर डालते हैं। चलिए सबसे पहले बात करते हैं रक्षा समझौते की। डोनाल्ड ट्रंप काफी खुश नजर आ रहा है। वैसे ऐसे अमूमन बहुत कम समय होता है जब डोनाल्ड ट्रंप इस तरह से मुस्कुराते हैं, बहुत कम देखा होगा आपने। वो अक्सर बहुत गुस्से में और भड़के हुए मूड में रहते हैं। खैर, अमेरिका और सऊदी के बीच दशकों का सबसे बड़ा पैक्ट हुआ है। सऊदी को क्या क्या मिलेगा? हथियार, एडवांस्ड मिसाइल, डिफेंस, साइबर, सुरक्षा और सपोर्ट। F-35 फाइटर जेट और परमाणु समझौते पर भी मुहर लगी है। मेजर नॉन नेटो अलाय का दर्जा भी मिल गया है। ऊर्जा, टेक्नोलॉजी, एआई और 5G में बड़े निवेश का वादा किया गया है। अमेरिकी कंपनियों को सऊदी में मेगा प्रोजेक्ट्स का रास्ता साफ हो गया है। मिडिल ईस्ट में भी सुरक्षा पर सहमति बनी है। ईरान के प्रभाव को संतुलित करने की रणनीति बनी है। रेड सी गल्फ में समुद्री सुरक्षा सहयोग पर बात बनी है और इसलिए डोनाल्ड ट्रंप काफी खुश नजर आ रहे हैं। हालांकि अमेरिका से अब तक इजराइल को माफ कीजिएगा, सऊदी को F-35 फाइटर जेट नहीं मिले थे, लेकिन अमेरिका सऊदी रक्षा डील में F-35 जेट शामिल होने की चर्चा तेज हो गई। और इस पर जब राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप से सवाल पूछा गया तो उनका जवाब बहुत हैरान करने वाला था। ट्रंप ने कहा कि इजराइल को इस डील की जानकारी पहले से है। सऊदी अरब और इजराइल दोनों ही हमारे अच्छे दोस्त हैं। अमेरिका और सऊदी अरब के रिश्तों में आई वर्षों की दरार खत्म होती नजर आई। सऊदी क्राउन प्रिंस ने बड़ा ऐलान करते हुए कहा कि अमेरिका में सऊदी का निवेश 600 बिलियन से बढ़ाकर $1 ट्रिलियन किया जाएगा। यह घोषणा ऐसे वक्त में हुई है जब अमेरिका और सऊदी अरब के रिश्ते पिछले कुछ वर्षों से तनावपूर्ण रहे हैं और अब एक बार फिर से पटरी पर वापस आते नजर आ रहे हैं। दोनों देशों के बीच व्यापार भी देख लीजिए। 2024 में लगभग $26 बिलियन का व्यापार हुआ। अमेरिका का एक्सपोर्ट लगभग $13.2 बिलियन का था। इंपोर्ट लगभग $12.7 बिलियन का था। ट्रेड वॉल्यूम $150 बिलियन अनुमानित 2025 के लिए। अमेरिका से टेक्नोलॉजी, हथियार, कृषि उत्पाद सऊदी लेता है और सऊदी कच्चा तेल, पेट्रोलियम उत्पाद अमेरिका को देता है। सऊदी अरब का अमेरिका में निवेश 600 बिलियन से बढ़ाकर $1 ट्रिलियन तक पहुंचाने की बात की गई, जिससे आर्थिक और सामरिक संबंध जो है वो मजबूत हो सके। अब आपको बताते हैं कि अमेरिका के लिए सऊदी अरब इतना इंपॉर्टेंट क्यों है तो मिडिल ईस्ट में एक इस्लामिक कंट्री। तो ये इंपॉर्टेंट क्यों है ये समझिए। सऊदी अरब दुनिया के तेल भंडार का 18% हिस्सेदारी रखता है। सऊदी अरब विदेशी हथियारों का दूसरा सबसे बड़ा खरीदार है, खासकर यूएस से बहुत हथियार खरीदता है। मुस्लिम देशों का अघोषित लीडर माना जाता है। सऊदी की सबसे बड़ी ऑयल कंपनी अरामको अमेरिका ने बनाई है। अब जरा आपको थोड़ा सा पास्ट में ले चलते हैं। 1933 में अमेरिका ने सऊदी अरब को औपचारिक मान्यता दे दी थी, लेकिन तब दोनों देशों के बीच बनने वाले उस रणनीतिक गठबंधन की असली शुरुआत वैलेंटाइंस डे यानी कि 14 फरवरी 1945 को हुई। स्वेज नहर पर हुई यह मुलाकात आज भी वैश्विक कूटनीति का एक क्लासिक उदाहरण मानी जाती है, जहां विरोधाभास भी थे और हित भी थे। सेकेंड वर्ल्ड वॉर में अपने अंतिम चरण में उस समय चल रही थी दुनिया तेजी से बदल रही थी और उस बदलती दुनिया में अमेरिका अपनी ऊर्जा जरूरतों और पश्चिमी एशिया के भविष्य को लेकर नए समीकरण तलाश रहा था। इन्हीं परिस्थितियों में अमेरिकी राष्ट्रपति फ्रैंकलिन डी रूजवेल्ट और सऊदी अरब के संस्थापक राजा इब्न सऊद के बीच एक ऐतिहासिक मीटिंग तय की गई। जगह चुनी गई स्वेज नहर और जहां यह मीटिंग हुई वो इलाका था अमेरिकी युद्धपोत यूएसएस क्विंसी पर। तारीख थी 14 फरवरी 1945, जिसे दुनिया रोज और रोमांस के दिन के तौर पर जानती है, यानी कि वैलेंटाइंस डे। लेकिन उस दिन स्वेज नहर पर जो हुआ उसने दशकों के ग्लोबल बैलेंस पावर को परिभाषित किया। यह मुलाकात कई मायनों में विरोधाभासी थी। एक और थे व्हील चेयर पर बैठे आधुनिक उदार अमेरिकी राष्ट्रपति रूजवेल्ट और दूसरी ओर एक पारंपरिक जनजातीय पृष्ठभूमि से आए सऊदी राजा जो अपने बिस्तर, सैंड और बकरियां तक साथ ले आए थे। अब अमेरिका में तो वेस्ट में, कम से कम अमेरिका भी छोड़ दीजिए, आप पूरे वेस्ट को ले लीजिए, पूरा वेस्ट इसे हजम ही नहीं कर पा रहा था। लेकिन कूटनीति का कमाल देखिए, इन दोनों बिल्कुल अलग नेताओं ने तेल और सुरक्षा पर आधारित एक ऐतिहासिक समझौता किया। अमेरिका को स्थिर तेल आपूर्ति और सऊदी को सुरक्षा की गारंटी।
यहीं से शुरू हुआ सऊदी का डेवलपमेंट, विकास, और यहीं से शुरू हुआ वो गठबंधन जिसने आने वाले दशकों तक वैश्विक राजनीति को प्रभावित करना था। आज भी इस मुलाकात को अमेरिकी सऊदी रिश्तों की नींव माना जाता है। वैलेंटाइंस डे की उस तारीख ने न सिर्फ दो देशों की प्रेम कथा लिखी, बल्कि अंतर्राष्ट्रीय संबंधों की एक स्थायी साझेदारी भी लिखी। अमेरिकी और सऊदी अरब का रिश्ता दुनिया की राजनीति में सबसे अहम, सबसे रणनीतिक और कभी कभी सबसे विवादित साझेदारियों में भी गिना जाता है। अमेरिका और सऊदी के रिश्तों में कुल मिलाकर अगर आप देखेंगे पूरे टाइमलाइन को, तो 6 बड़े फेज नजर आते हैं जिन्होंने मिडिल ईस्ट की राजनीति और ग्लोबल इकोनॉमी दोनों को दिशा दी। पहला फेज जो माना जाता है वो 1930 से लेकर 1940 को माना जाता है, जिसमें कहते हैं इस रिश्ते की नींव पड़ी। हालांकि बात तो शुरू हुई 1945 में। अमेरिकी कंपनी अरामको की भूमिका इसमें काफी इंपॉर्टेंट रही। ऊर्जा पर आधारित शुरुआती साझेदारी दोनों में बनी। सेकेंड फेज जो 1945 से, जो रूजवेल्ट के समय में शुरू हुई, वो तेल सुरक्षा समझौता। 1945 में एफडीआर किंग अब्दुल अजीज मुलाकात करने पहुंचे। समझौता तेल के बदले सुरक्षा की थी। अमेरिका ने सुरक्षा दी, सऊदी ने यूएस को एक स्थिर तेल सप्लाई का वायदा किया। थर्ड फेज जो आता है वो पेट्रो डॉलर सिस्टम का आता है 1970 से 1990 तक। 1973 के तेल संकट के बाद नया ढांचा सामने आया। सऊदी ने तेल की कीमत डॉलर में तय की। इसके बाद अमेरिका और सऊदी का गठजोड़ और ज्यादा मजबूत हो गया। जो फोर्थ फेज है वो आतंकवाद के बाद भी जारी रहा, जो 2001 के 2015 के दरमियान देखने को मिलता है, जब 9/11 वाला मामला हुआ था। यह अमेरिका के इतिहास में एक बहुत बड़ी तारीख है। इस तारीख के बाद आतंकवाद के खिलाफ सहयोग बढ़ाने की बात हुई। खाड़ी क्षेत्र में अमेरिका की सैन्य मौजूदगी बढ़ने लगी। अमेरिका ने ऑपरेशन शुरू कर दिए। इराक सीरिया पर अटैक कर दिया, अफगानिस्तान में घुस गया। अब आया पांचवा समीकरण, बदलता समीकरण, पांचवा फेज 2015 से 2020 तक। ईरान न्यूक्लियर डील से सऊदी असहज हो गया। यमन युद्ध में अमेरिकी मदद ली। खशोगी हत्या के बाद दोनों के रिश्तों में स्लो डाउन देखने को मिला। फिर आता है फाइनल फेज जो 2021 से अभी तक का है, जो भी जारी है। अमेरिका का टारगेट है कि मिडिल ईस्ट में स्टेबिलिटी आए। अमेरिका को गाजा में भी बहुत काम करना है, इसके लिए सऊदी चाहिए। सऊदी का फोकस है विजन 2030, निवेश, टेक्नोलॉजी, हालिया सिविल न्यूक्लियर डील, रक्षा सहयोग, बड़े निवेश और दोनों देशों के रिश्तों को फिर से स्थिर और मजबूत करने की कोशिश। अमेरिका और सऊदी अरब दो ऐसे देश जिनके रिश्तों में कई बार उतार चढ़ाव दिखे, जैसा कि अभी मैंने आपको बताया, लेकिन हर संकट के बाद यह साझेदारी पहले से ज्यादा मजबूत होती चली गई। ऊर्जा, सुरक्षा और रणनीतिक हित, इन तीन स्तंभों ने इस रिश्ते को 80 साल से भी ज्यादा समय तक मजबूती से पकड़ रखा है। अमेरिका और सऊदी अरब के बीच लंबे तनाव के बाद एक निवेश सकारात्मक संकेत के तौर पर देखा जा रहा है। आने वाले महीनों में दोनों देशों के रिश्ते किस दिशा में बढ़ते हैं, इस पर पूरी दुनिया की नजर रहेगी। और इस डील के बाद मिडिल ईस्ट में क्या इंपैक्ट होता है, इजराइल इसे कैसे देखता है, पाकिस्तान इसे कैसे देखता है, यह भी देखने वाली बात होगी। चलिए बात करते हैं उस भयंकर धमाके की जिसकी तस्वीरें पूरी दुनिया को डरा रही हैं। ज्वालामुखी कुदरत के कहर का सबसे भयानक नजारा दिखाता है, जब जमीन के अंदर से आग, धधकती हुई आग निकलती है। जापान के पश्चिमी द्वीप क्यूशू पर एक बड़ा ज्वालामुखी धमाका हुआ है, जिसकी तस्वीरें रिकॉर्ड की गई। ये देखिए, ये जो है ये जापान में एक ज्वालामुखी धमाका है, और उसके बाद जो तस्वीरें रिकॉर्ड की गई उस पर आप जरा नजर डालिए कि धरती के अंदर से जब गर्म लावा बहता हुआ पानी की तरह निकलता है तो तस्वीरें किस तरह की होती है। ऐसा लगता है जैसे किसी ने नर्क का द्वार खोल दिया। जापान का खतरनाक ज्वालामुखी, जरा फुल स्क्रीन तस्वीर आपको दिखाते हैं। साकुराजिमा में फिर से धमाका हुआ है। यह धमाका इतना खतरनाक था कि हवा में धुआं और राख का गुबार 4.5 किलोमीटर तक ऊपर उठता नजर आया। चारों तरफ राख और धुआं, और दिन में ही अंधेरा छा गया। इसकी वजह से कागोशिमा हवाई अड्डे से 30 उड़ानों को रद्द कर दिया गया। जापान के इस ज्वालामुखी का नाम है साकुराजिमा।
एक दिन में 3 बार वोल्केनो में धमाका हुआ। यह 13 महीने में पहली बार है जब राख 4 किलोमीटर से ज्यादा ऊपर चली गई हो। यह इतना पावरफुल था कि ज्वालामुखी की चट्टानें क्रेटर से 1.25 किलोमीटर दूरी तक जा कर गिरी। इससे पहले 2019 में साकुराजिमा ज्वालामुखी फटा था और तब 5.5 किलोमीटर ऊंची राख देखी गई थी। इस धमाके के बाद सरकार ने अलर्ट जारी कर दिया है। ज्वालामुखी के 5 किलोमीटर के इलाके में जाना मना कर दिया गया है। इसी के साथ ड्रोन से लगातार निगरानी की जा रही है। लोगों को घरों में रहने की सलाह दी गई है और मास्क कंपलसरी कर दिया गया है, क्योंकि ज्वालामुखी के राख से सांस की बीमारी और आंखों में जलन तक हो सकती है। सड़कें फिसलन भरी हो सकती हैं, इसलिए स्लो ड्राइविंग के लिए कहा जा रहा है। मिनामिडाके क्रेटर से शुरू हुए इस धमाके से निकली राख काफी दूर तक फैल गई, जिसके कारण कागोशिमा, कुमामोटो और मियाजाकी सहित आसपास के कई इलाकों में राख गिरने की चेतावनी जारी की गई है, यानी कि आसमान से राख की बारिश होगी। वैज्ञानिकों का कहना है कि ज्वालामुखी में अभी और धमाके हो सकते हैं। जमीन के अंदर हलचल लगातार तेज हो रही है। कागोशिमा शहर के लाखों लोग खतरे में हैं। हालांकि इस ज्वालामुखी में विस्फोट कोई नई बात नहीं है। साकुराजिमा एक सक्रिय ज्वालामुखी है और इसमें धमाके का इतिहास बहुत पुराना है। साकुराजिमा जापान का खतरनाक और सक्रिय ज्वालामुखी है। ये दुनिया के सबसे खतरनाक ज्वालामुखियों में से गिना जाता है। ये एक स्ट्रेटोवोल्केनो है जो ज्वालामुखी को बार बार बड़े विस्फोट कराता है। ये कभी एक आइलैंड हुआ करता था, लेकिन विस्फोट के बाद ये जापान की मुख्य जमीन से जुड़ गया। यहां अक्सर राख, धुआं और कभी कभी छोटे लावा विस्फोट होते हैं। कागोशिमा शहर सिर्फ 7 से 8 किलोमीटर की दूरी पर है। यहां की आबादी के लिए हमेशा खतरा माना जाता है। कोई भी सक्रिय ज्वालामुखी इतने बड़े शहर के इतने पास नहीं है। कई वैज्ञानिक मानते हैं कि साकुराजिमा भविष्य में बहुत बड़ा विस्फोट कर सकता है, जिसे सुपर इरप्शन कहा जाता है। ऐसा विस्फोट पूरे इलाके को नष्ट कर सकता है और पूरे जापान पर असर डाल सकता है। जापान की सरकार ने इलाके में अलर्ट लेवल बढ़ा दिया है। स्थानीय लोग पहले से तैयार रहते हैं, क्योंकि ज्वालामुखी सालों से सक्रिय है। लेकिन ज्वालामुखी के सक्रिय होने के बाद और फटने के बाद की स्थिति देख लीजिए कि जब राख की बारिश होती है तो सड़कों पर स्थिति क्या होती है। अगर 2025 की बात करें तो इस साल इसमें 50 से ज्यादा बार धमाके हो चुके हैं। उसमें से कुछ मेन धमाकों के बारे में आपको बता सकता हूं, क्योंकि 50 धमाके के बारे में अगर हम आपको बताएंगे तो वक्त काफी लग जाएगा। मार्च 2025 की बात है, 3 बार धमाका हुआ। 600 मीटर तक यह धमाका ऊपर उठा। दूसरे विस्फोट में राख 1.25 किलोमीटर तक ऊपर गई। 16 मार्च को एक और धमाका हुआ। राख 2.25 किलोमीटर लगभग ऊपर पहुंची और इस दौरान अलर्ट लेवल 3 रहा। फिर अप्रैल 2025 में एक बड़ा धमाका हुआ, जिसमें राख 2.6 किलोमीटर तक उठी। लोगों को क्रेटर के करीब नहीं जाने की सलाह दी गई। फिर मई 2025 में ज्वालामुखी में भयंकर धमाका हुआ। राख का गुबार 3 किलोमीटर तक पहुंचा। जीएमए ने अलर्ट लेवल 3 जारी किया। 23 मई तक दिन में 76 बार धमाके हुए। जुलाई 2025 में भूकंप के बाद इसमें बड़ा धमाका हुआ। इसमें राख जो है वो 3,300 मीटर यानी कि 3.25 किलोमीटर से भी ऊपर चला गई। कुछ इलाकों में राख की परतें काफी ज्यादा मोटी नजर आई। फिर नवंबर 2025 में लगातार 3 धमाके हुए, जिसमें राख 4 किलोमीटर तक ऊपर उठती हुई देखी गई। इसके बाद कई फ्लाइट्स कैंसिल करनी पड़ी और शहरों में अलर्ट जारी करना पड़ा। कई इलाकों में हाई अलर्ट देना पड़ा। लेकिन जापान को कहते हैं ये ज्वालामुखियों वाला देश है। कैसे? जापान में 110 एक्टिव ज्वालामुखी हैं। इनमें से करीब 10 से 15 ज्वालामुखी हर साल छोटे बड़े विस्फोट करते हैं। पर साकुराजिमा रोज छोटे मोटे धमाके करता है। लोकल्स कहते हैं ये हमारा पड़ोसी है, डरते नहीं है, सतर्क रहते हैं। जापान दुनिया के उन देशों में से एक है जहां सबसे ज्यादा वोल्केनो विस्फोट होते हैं। क्यों होते हैं? बड़ा सवाल है। चलिए जानते हैं। इसका जवाब भी आपको देते हैं कि जापान में इतना धमाका क्यों होता है वोल्केनो में। जापान में 4 बड़ी टेक्टोनिक प्लेटें हैं नीचे, जिस पर जापान स्थित है। इसमें है पैसिफिक प्लेट, नॉर्थ अमेरिकन प्लेट, यूरेशियन प्लेट और फिलीपीन सागर प्लेट। ये प्लेटें आपस में टकराती रहती हैं और धंसती रहती हैं। इन टकराव की वजह से जमीन के नीचे गर्मी और दबाव
यानी कि प्रेशर बनता है, जिससे ये ज्वालामुखी जो है, जो इतनी बड़ी मात्रा में जापान में ज्वालामुखी, वो सब सक्रिय हो जाते हैं। और ये रिंग ऑफ फायर का हिस्सा भी है। जापान जो है वो रिंग ऑफ फायर पर ही स्थित है। प्रशांत महासागर के चारों ओर बने सक्रिय ज्वालामुखी के बीच का हिस्सा है। भूकंप क्षेत्र के चेन का हिस्सा है। इस क्षेत्र में दुनिया के ज्यादातर सक्रिय ज्वालामुखी हैं। 100 से ज्यादा एक्टिव वोल्केनो जापान में जो कभी भी फटते हैं या जिन पर मैक्सिमम इरप्शन का खतरा बना रहता है। कौन कौन से? साकुराजिमा, फुजी, आओकिगाहारा और माउंट असो जैसे फेमस वोल्केनो हैं जापान में। जापान के ज्वालामुखी बहुत ज्यादा गर्म राख, लावा और गैस निकालते हैं। इन विस्फोटों से आसपास के गांव और शहरों में नुकसान होता रहता है, इसलिए जापान में सुरक्षा के लिए बहुत अच्छी तैयारी रहती है। वहां सरकार ज्वालामुखी की निगरानी के लिए सेंसर्स लगाती है। जब ज्वालामुखी फटने के आसार लगते हैं तो उससे पहले लोगों को अलर्ट भेज दिया जाता है। आपातकालीन योजनाएं और निकासी मार्ग बनाए गए। स्कूल और घरों में भी ज्वालामुखी और भूकंप की तैयारी की ट्रेनिंग दी जाती है। ज्वालामुखी बड़ी संख्या में होने के बावजूद जापान में टेक्नोलॉजी इतनी अच्छी है कि जानमाल का नुकसान नहीं होता है। और वहां हर साल वैज्ञानिक और प्रशासन मिलकर मॉक ड्रिल करते हैं, अभ्यास करते हैं, प्रैक्टिस करते हैं, ताकि किसी भी इस तरह की आपदा में तेजी से मदद पहुंचाई जा सके और लोगों को नुकसान ना हो, एक भी व्यक्ति की जान ना जाए, एक भी व्यक्ति घायल ना हो। माउंट फूजी के आसपास हर साल लाखों लोग जाते हैं क्योंकि यह जापान का धार्मिक और सांस्कृतिक प्रतीक है। साकुराजिमा के आसपास लोग काफी बड़ी संख्या में रहते हैं और साकुराजिमा ज्वालामुखी को लोग अपनी जिंदगी का हिस्सा मानते हैं। वैसे जहां तक रिंग ऑफ फायर की बात है, इसमें सिर्फ जापान ही नहीं है, दुनिया के कई और देश हैं जो ज्वालामुखी की जद में है। रिंग ऑफ फायर एक ऐसा बड़ा इलाका है जो समुद्र किनारे बनता है। यह इलाका जमीन के अंदर की मैग्मा से बहुत एक्टिव रहता है। इसी वजह से यहां अक्सर ज्वालामुखी फूटते हैं और भूकंप आते हैं। दुनिया के 90% से अधिक भूकंप इसी रिंग ऑफ फायर में आते हैं। दुनिया के लगभग 75% सक्रिय ज्वालामुखी इसी रिंग ऑफ फायर में। यह रिंग ऑफ फायर जो आप देख रहे हैं, इसकी तस्वीर हम आपको दिखा रहे हैं, जरा फुल स्क्रीन आप देख लीजिए। इसमें जापान का माउंट फूजी और इंडोनेशिया का क्राकटोआ प्रमुख है। रिंग ऑफ फायर प्रशांत महासागर के चारों ओर का एक भौगोलिक क्षेत्र है जो इस वक्त आप अपनी स्क्रीन पर देख रहे हैं, जो भूकंप और ज्वालामुखी गतिविधियों के लिए बहुत फेमस है। यह घोड़े की नाल की शेप में है, करीब 40,000 किलोमीटर का रेडियस। इसमें रूस है, जापान है, इंडोनेशिया, फिलीपींस, न्यूजीलैंड, चिली, पेरू, मैक्सिको और यूएसए, जिसमें अलास्का और कैलिफोर्निया जैसे कई देश के इलाके शामिल हैं। मतलब ये जगह ऐसी है जहां धरती के अंदर बहुत ज्यादा हलचल होती है, इसलिए अक्सर यहां जमीन हिलती है और ज्वालामुखी फटते हैं। सबसे ज्यादा ज्वालामुखी विस्फोट इंडोनेशिया में हुए हैं, जो रिंग ऑफ फायर का हिस्सा है। इतिहास का सबसे भयंकर ज्वालामुखी धमाका 1815 में इंडोनेशिया के माउंट टैम्बोरा में हुआ था, जिसके भयंकर परिणाम हुए थे। इसके अलावा माउंट क्राकातोआ में 1883 में भयानक धमाका हुआ, जिसकी आवाज हजारों किलोमीटर दूर तक सुनी गई थी। इसकी वजह से सुनामी भी आ गई थी और लाखों लोगों की जान चली गई थी। माउंट मेरापी भी इंडोनेशिया का बहुत खतरनाक ज्वालामुखी है जो एक्टिव वोल्केनो है। कई बार यहां धमाके हो चुके हैं। हाल ही में 2010 में एक बड़ा धमाका हुआ था। आसपास के लोग बार बार सावधानी बरतते हैं। लगभग 130 से ज्यादा ज्वालामुखी यहां सक्रिय माने जाते हैं। यह संख्या दुनिया के किसी भी देश से सबसे ज्यादा है। जापान के साथ साथ कई ऐसे जगहें हैं जहां ज्वालामुखी के धमाके होते रहते हैं, लेकिन ये एक खूबसूरत प्राकृतिक नजारा भी दिखाता है और प्रकृति की ताकत का एहसास भी कराता है। वर्ल्ड नाउ में आज की आखिरी स्टोरी आपको बताएं। विज्ञान जो अब प्रकृति को चुनौती देने में लगा है। साइंस के सेक्टर में दुनिया काफी आगे निकल चुकी है। रोज नए नए प्रयास हो रहे हैं जिससे नामुमकिन चीजों को मुमकिन बनाया जा रहा है। इजराइल में ही एक ऐसा करिश्मा देखने को मिला। इजराइल में एक महिला ने साइंस के जरिए अपने पार्टनर यानी कि हस्बैंड की मौत के बाद 1.5 साल के बाद एक बच्चे को जन्म दिया। अब आप कहेंगे कि ये मुमकिन कैसे है? ये बात चौंकाने वाली जरूर लगती है, लेकिन पूरी तरीके से सच है। इसी तकनीक का इस्तेमाल करके एक इजरायली महिला अपने पार्टनर की मौत के बाद उसके बच्चे को 1.5 साल के बाद जन्म देती है।
11 जून 2025 को डॉक्टर हदास लेवी ने एक बेटे को जन्म दिया। उनके पार्टनर और बच्चे के पिता कैप्टन नेथनेल सिलबर्ग की 18 दिसंबर 2023 को गाजा में मौत हो गई थी। बच्चे को पोस्टमार्टम स्पर्म रिट्रीवल (PSR) तकनीक से जन्म दिया गया। महिला ने बताया कि जब उन्होंने अपने मंगेतर की मौत की खबर सुनी तो उनका पहला ख्याल यह था कि यह सच नहीं हो सकता, और दूसरा था कि मैं उसके बच्चे की मां बनना चाहती थी। लेवी का कहना है कि अब मैं इस बात से खुशी महसूस करती हूं कि मैं एक मां हूं और मेरा मंगेतर ही उस बच्चे का पिता है। यह बच्चा दुश्मन को जवाब है। मैंने अपने परिवार के वंश को टूटने नहीं दिया। लेकिन जिस तकनीक का इस्तेमाल किया गया है वो तकनीक इन दिनों पूरी दुनिया में चर्चा में है। पोस्टमार्टम स्पर्म रिट्रीवल (PSR) क्या है? PSR में मौत के बाद पुरुष के शरीर से स्पर्म निकाले जाते हैं। यह तकनीक खासतौर से तब इस्तेमाल होती है जब जिस व्यक्ति की मौत हो जाती है तो पार्टनर भविष्य में बच्चा चाहती है। इस स्पर्म को पुरुष का पार्टनर जिंदगी भर में कभी भी इस्तेमाल कर सकता है। स्पर्म फ्रीज करने से पहले टेस्टिंग की जाती है, इसके बाद स्टोर करके रखा जाता है। स्पर्म फ्रीज करने के बाद लगभग 39% कैपेसिटी की कम हो जाती है, लेकिन इसे सालों तक रखा जा सकता है सुरक्षित। यह आर्टिफिशियल रिप्रोडक्टिव टेक्नोलॉजी (ART) का हिस्सा है और IVF के साथ इस्तेमाल किया जाता है। 2024 में लेवी को यरूशलेम फैमिली कोर्ट में एक याचिका दायर की गई थी। कोर्ट ने दोनों अनुरोध मंजूर किए और बाद में ये PSR और IVF प्रोसेस शुरू किया गया। मीडिया रिपोर्ट्स ये बताते हैं कि हमास के हमलों के बाद इजराइल में PSR की डिमांड अचानक काफी बढ़ी है। इजरायली स्वास्थ्य मंत्रालय के मुताबिक 250 सैनिकों की मौत के स्पर्म कलेक्ट किए गए और 193 मामलों में यह अनुरोध उनके माता पिता ने किया। 21 नागरिकों से भी स्पर्म कलेक्ट किए गए। स्पर्म इंसान की मौत के बाद शरीर में 24 से 36 घंटे तक ही जीवित रह पाते हैं। रिसर्च बताती है कि मौत के बाद हर घंटे स्पर्म की क्षमता 2% कम हो जाती है, इसलिए प्रोसेस तुरंत करनी पड़ती है। पहले माता पिता को कोर्ट की अनुमति चाहिए होती थी, लेकिन युद्ध के बाद सरकार ने इसे स्थायी तौर पर थोड़ा आसान कर दिया, जिसके बाद इजराइल में कई लोग इसको फॉलो कर रहे हैं। और वर्ल्ड में बात एक ऐसे रहस्य की जो हर किसी को हैरान कर रहा है। दुनिया में कुदरत के तमाम अजूबे देखने को मिलते हैं। कहीं किसी पौधे की कोई अजब क्वालिटी होती है तो वहीं कोई जानवर अजीबोगरीब दिखता है। कुछ ऐसा ही अजब गजब है नॉर्दर्न लाइट्स, जिसे नेचर का लेजर शो कहते हैं। ये नॉर्दर्न लाइट्स हमारी पृथ्वी की खूबसूरती को दिखाती है। लाइट्स पृथ्वी के नॉर्थ या साउथ पोल्स पर दिखाई देने वाली नेचुरल लाइट्स हैं। जरा फुल स्क्रीन देखकर आप भी इस नेचुरल लेजर शो को देख सकते हैं। यह आसमान में किसी रंगीन पेंटिंग की तरह दिखाई देता है। नॉर्दर्न लाइट्स को ऑरोरा बोरेलिस के नाम से भी जाना जाता है। ये लाइट्स कई रंगों में दिखाई देते हैं। ये आमतौर पर हल्के हरे, नीले और गुलाबी रंगों के होते हैं। ये नॉर्दर्न लाइट्स जियो मैग्नेटिक स्टॉर्म के दौरान शक्तिशाली इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स की वजह से पैदा होते हैं। इस घटना को अल्फवेन वेव्स के नाम से जाना जाता है। इस घटना में इलेक्ट्रॉन को धरती की तरफ ओर भेजते हैं और यही वजह है कि पार्टिकल्स रोशनी पैदा करते हैं और इसलिए नॉर्दर्न लाइट्स बनती है। धरती के चारों ओर एक मैग्नेटिक फील्ड फैली है जो हमें सूरज से आने वाले हानिकारक कणों से बचाती है। ये मैग्नेटिक फील्ड सबसे ज़्यादा पोल्स यानी कि नॉर्थ और साउथ एज पर खुली होती है। इसलिए जब सूरज से आने वाले चार्ज पार्टिकल्स धरती से टकराते हैं तो सीधे इन पोल्स की दिशा में खींचे चले आते हैं। वहाँ जाकर वो वायुमंडल से टकराते हैं और रंगीन रोशनी पैदा करते हैं। ऑरोरा का रंग उस गैस पर भी डिपेंड करता है जिससे चार्ज वाले कणों का सामना होता है। नॉर्दर्न लाइट्स में हरा रंग ऑक्सीजन से टकराने पर आता है, लाल रंग ऊंचाई पर मौजूद ऑक्सीजन से और नीला और बैंगनी नाइट्रोजन से टकराने पर आता है। और इन दिनों कनाडा के और आसपास के इलाकों में ये नज़ारा आम है।